इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसमें देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि इफेक्ट इन अवर डेली लाइफ कि हमारी केमिकल रिएक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से फ्रूट्स को देखा होगा कि फ्रूट्स किस तरह से खराब हो जाते हैं, वो फर्मेंट हो जाते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से हम दही का दूध से दही बना लेते हैं। क्लियर, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है हमारी डे टू डे लाइफ में चल रहा है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस का हमारे डे टू डे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर, तो देखो सबसे पहले हम ये कहते हैं, जैसे हमने कहा कि फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात की, इसी तरह से हम करोजन के बारे में बात करते हैं और इसी तरह से हम रेंसिडिटी के बारे में बात करते हैं, फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं, सब देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं करोजन के बारे में। एक करोजन क्या चीज होती है? ये वो होती है जहां पर हम क्या करते हैं कि मेटल की सरफेस जो होती है, मेटल की सरफेस यानी कि कोई भी मेटल जो होता है उसकी सरफेस जब एयर एंड मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, एयर एंड मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है और वहां से वो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। यानी कि अगर हम करोजन की बात करें तो ये किसकी टाइप्स आ जाती है? रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स आ जाती है। इसमें हमें रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलेंगी। करोजन में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलेंगी। जैसे आपने यहाँ देखा कि जब भी मेटल की सरफेस जो होती है एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो वहां से होते ही इसको क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज होते ही ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर क्या होने लग जाती है? फॉर्मेशन होने लग जाती है। क्लियर, अब देखो यहाँ पर दो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। क्या? एक, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स एंड अनवांटेड करोजन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर करोजन के बाद जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर अनवांटेड करोजन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म और साथ ही साथ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, मेटल के सरफेस जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा मेटल पूरी तरीके से डिग्रेड ना हो जाए, पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये प्रोसेस काफी स्लो है। ये नहीं कि 1 या 2 दिन में हो जाता है, करोजन को टाइम लगता है। अगर हम बात करें रेंसिडिटी की तो वो जल्दी हो जाता है, विद इन 2 डेज, 4 डेज, 10 डेज। लेकिन जो करोजन होती है इसको टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये बहुत धीरे धीरे चलता है। आपने देखा होगा जब भी हम किसी आयरन को हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रख देते हैं, हवा में पानी में जब भी हम उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रखते हैं 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 10 डेज तक उसे कुछ नहीं होता। बट स्लोली क्या होता है कि उसके ऊपर ना रस्टिंग आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? रस्ट आने लग जाता है। आयरन के केस में ऐसा होता है। ठीक है, आपको इमेज में नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि किस तरह से आपको एक रस्टिंग नजर आ रही है। ठीक है, यही एक रस्टिंग है जो आयरन से होती है। आयरन का क्या होता है? देखो, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है। ये जो आता है ना, ये कहां से आता है? फ्रॉम मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या हुआ? नमी। पता है क्या होता है? नमी। वहां से क्या होता है कि छोटे छोटे ना वेपर्स हमेशा रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमारी हवा में होती है। जब भी ये आयरन इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो यहाँ से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3.XH2O, और यही हमारा एक रस्टिंग का प्रोसेस है, इसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, आपने आयरन को यहाँ पर देखो, इमेज में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से आयरन जो होता है ये रस्टिंग शो कर रहा है। क्लियर, ये आयरन है। Fe क्या होता है? आयरन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर भी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है। एक चीज और गाइस कि कार्बन डाइऑक्साइड में C और O दोनों कैपिटल आते हैं। अगर आप कार्बन के साथ O जो है वो स्मॉल लिख देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में ये कोबाल्ट बन जाता है और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये छोटी छोटी चीजें हैं और इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपने देखा होगा कि जो सब एडिटर जो एग्जाम हमारे चल रहे हैं, जूनियर एडिटर का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केमिकल सिंबल ऑफ कोबाल्ट का बताया जाए। ठीक है, केमिकल सिंबल कोबाल्ट का बताया जाए। तो ये छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान देनी पड़ती है। नेक्स्ट ये है कि कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ मिलकर क्या करता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना देता है और इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ग्रीन कलर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट
सिल्वर प्लस ये जो है ये है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। जब भी ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ से सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होने लग जाती है जो कि ब्लैक कलर का होता है। आपने कॉइन्स देखे होंगे, क्लियर, कॉइन्स देखे होंगे जो सिल्वर कॉइन पहले यूज करते थे। उस सिल्वर कॉइन को क्या होता है कि धीरे धीरे ना उनकी ब्लैकिश कलर की कोटिंग आने लग जाती है। वो किस वजह से होती है? वो सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आती है और आते ही क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर होने लग जाती है जो कि क्या होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। इतना तो क्लियर हो गया। प्लस आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, क्या ये करोजन एक फिजिकल प्रोसेस है या एक केमिकल प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है? पहले तो हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ से पता चलता है कहीं ना कहीं क्या है, केमिकल प्रोसेस है। लेकिन क्वेश्चन में आपको जब भी आप क्वेश्चन ये पूछा जाएगा वहां पर ये नहीं लिखा होगा कि इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। वहां पर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि बताओ करोजन एक फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है, ये किस तरह का प्रोसेस है? तो वहां पर आपको बताना है कि ये केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कहीं से पता चल जाता है जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी कुछ और बन रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, एक केमिकल प्रोसेस है। प्लस ये एक रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर? अब ये तो आ गया कि करोजन के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से यहाँ से अनवांटेड करोजन प्रोडक्ट बनते हैं और किस तरह से यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है। लेकिन क्या इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। अब हम इसके वही सॉल्यूशंस की बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इसके प्रिवेंटेड मेथड की बात करेंगे, किस तरह से हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है प्रिवेंशन ऑफ करोजन। करोजन को प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बाय पेंटिंग एंड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। ये है सरफेस की कोटिंग। जब भी हम क्या करते हैं आयरन को या कॉपर को, जब भी हम क्या करते हैं बाहर हवा में पानी रख देते हैं खुले में, मतलब जहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट में ये आ सकते हैं, जब भी हम वहां पर रखते हैं हमें इसे क्या करना है, हमेशा कोट करके रखना है। इसकी जो सरफेस होती है उसे कोट करके, या तो उसे किस तरह से, ऑयल से या फिर ग्रीस से, या उसे हम क्या करते हैं, पेंट करके रखते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो विंडोज हम यूज करते हैं, ठीक है, वो किसकी होती है, वो भी तो एक आयरन होती है। उसे भी हम क्या करते हैं, कोट करके रखेंगे। अगर हम उसे कोट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, स्लोली स्लोली ये प्रोसेस होता है कि ये हमारी जो विंडोज होती है वो खराब होने लग जाती है। क्लियर? उसमें क्या होता है, एक जंग सा लगने लग जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ये है, और ये जो प्रोसेस है ये सरफेस कोटिंग देते हैं, यानी कि पेंटिंग, अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। और एक चीज और कि विद टाइम हमें इसे क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, यानी कि ये पेंटिंग और करनी पड़ती है, ये जो ऑयल है ये हमें और लगाना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, तो पेंटिंग भी वक्त आता है कि ये पेंटिंग खत्म होने लग जाती है और फिर क्या आता है कि दोबारा से वहां पर करोजन होने लग जाता है। यानी कि विद टाइम तक तो ये ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या होता है, हमें और भी ज्यादा जरूरत पड़ने लग जाती है। ठीक है, एक आ जाता है बाय एलॉइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। एलॉइंग, अब ये एलॉइंग क्या चीज होती है? एलॉइंग होती है एलॉय का बनाना। एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा हम मेटल या नॉन मेटल, मेटल का मिला के एक एलॉय बना सकते हैं, मेटल नॉन मेटल का मिलाकर एक एलॉय बना सकते हैं, नॉन मेटल या नॉन मेटल को मिलाकर जो भी हमारा एक एलॉय बन सकता है। यानी कि ये एक मिक्सचर है जिसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल नॉन मेटल हम इसमें मिलाकर एक मिक्सचर बनाते हैं। उस मिक्सचर का हम यूज करके इससे स्टेनलेस स्टील बना देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टेनलेस स्टील बना देते हैं। फोर्थ पॉइंट है बाय एनोडाइजिंग। ये एनोडाइजिंग क्या होता है, ये होता है फॉर एल्यूमिनियम। किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। यूज करने के बाद एल्यूमिनियम अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ना, तो ये भी क्या हो जाता है, करोड हो जाता है। ठीक है, और इसी को प्रिवेंट करने के लिए एनोडाइजिंग का यूज किया जाता है। अब ये एनोडाइजिंग क्या चीज होती है, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि हम इसे क्या करेंगे, एक सोल्यूशन से पास करेंगे, एक सोल्यूशन से जहां पर एनोड कैथोड की फॉर्मेशन हो रही होगी, वहां से पास करते ही क्या होता है कि एल्यूमिनियम की एक थिक लेयर बन जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है और वो थिक लेयर जो होती है वो कभी भी करोजन जो होती है नहीं होने देती। क्या होती है, कभी भी करोजन नहीं होने देती। नेक्स्ट कहते हैं जो हमारे ये फूड कैंस होते हैं ना, फूड कैंस आपने देखा होगा, जो कैंस हम यूज करते हैं जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखते हैं या जूस के जो भी हमारे कैंस होते हैं, इसके जो कोटेड होती है वो हमेशा टिन से होती है, नॉट विद जिंक। ये कभी भी जिंक से नहीं होती।
ये कभी भी जिंक से नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है एक ऐसा है, जब भी ये इसके कांटेक्ट में आता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस बनाने लग जाते हैं। ये क्या करते हैं? एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हम कभी भी फूड कैंस की कोटिंग जो होती है जिंक से नहीं कर सकते, वो हमेशा हम टिन से ही करेंगे। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर कभी भी करोजन शो नहीं करते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारी ज्वेलरीज होती है वो हम गोल्ड की, सिल्वर की बनाते हैं। क्लियर? अब ना एक पॉइंट और रह गया, जो हमने कहा ना कि ये सरफेस कोटिंग जो हम ग्रीस ऑयल या पेंटिंग से हम क्या करते हैं, विद टाइम हमें ये चेंज करना पड़ता है। अब हमारे पास एक परमानेंट सोल्यूशन भी है, ठीक है, पॉइंट दे देना, बाय गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जिंक की कोटिंग करने लग जाते हैं। ये क्या प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर जो होती है, यहां पर आप देख सकते हो डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक, थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस पे आप क्या कर सकते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक को डिपॉजिट करवा कर सकते हैं इस प्रोसेस में। और एक परमानेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हमें विद टाइम इसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखना कि प्लैटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कभी भी कोरोजन शो नहीं करते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो ज्वेलरीज वगैरह होती है हम इसकी बनाते हैं। क्लियर? बाय गैल्वेनाइजेशन। अब जैसे हमने कोरोजन की बात की, इसी तरह से हमारे पास एक दो प्रोसेस और आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर ले। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रेंसिडिटी। जैसे हमने कोरोजन पे बात की, हमने कहा कि मेटल की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। मेटल की ऑक्सीडेशन को कोरोजन कहते हैं, और फूड की ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। आप यहां लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड की ऑक्सीडेशन को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी। अब इसमें देखो क्या होता है, ऐसा फूड जिसमें ऑयल और फैट होती है, जब भी ये एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो ये ऑक्सीडाइज होने लग जाती हैं, और उसकी वजह से फूड बिकम स्टेल। स्टेल मीनिंग कि खाना जो मुश्किल से खाया जाए, या जो खाना खाया ही ना जाए, जो खाना खराब हो जाता है। क्लियर? इट्स कलर एंड स्मेल चेंजेस। अब देखो रेंसिडिटी क्या होती है, जब भी फूड की ऑक्सीडेशन होती है, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो फूड क्या होता है कि हमें फिर खाया नहीं जाता। उसमें क्या होता है कि जो ये प्रोसेस विद इन डेज होता है। जैसे हमने मेटल की बात की कि वो प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन फूड में क्या आता है, ये हार्डली 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन तक बहुत खराब हो जाता है ये खाना। ठीक है। रेंसिडिटी में क्या होता है कि ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो होता है इसमें क्या होता है, कलर और स्मेल इस प्रोसेस में चेंज हो जाती है। फूड बिकम स्टेल, यानी कि विच इज हार्ड टू ईट। ठीक है। अब इन चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। हमने कहा कि इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि अगर हम कोई भी एंटीऑक्सीडेंट अगर यूज कर ले, अगर हम कोई भी ऑक्सीडेशन में एंटीऑक्सीडेंट यूज कर ले, तो क्या होता है कि खाना खराब नहीं होगा। Antioxidants like BHT, butylated hydroxyl toluene, butylated hydroxyl anisole and dinitrogen are added. एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं हमें क्या करने होते हैं, आर एडिड। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। और क्या होता है, जब भी हम किसी, अगर जो चीज हमें पता है कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, अगर हम उसके कांटेक्ट में एंटीऑक्सीडेंट कोई चीज ले आते हैं तो जाहिर है वो खाना खराब नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम कहते हैं फूड इज केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स, यानी कि अगर एयर टाइट कंटेनर में हम खाने को रख लें, रेफ्रिजरेटर्स में या डीप फ्रीजिंग के लिए रख लें, तो खाना जो होता है खराब नहीं होता। इट कैन बी रिटार्डेड अवे फ्रॉम द लाइट, अगर हम इसे लाइट से दूर रखेंगे तो भी जो है खाना खराब नहीं होगा, यानी कि ये चीज वहां पर हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इतना क्लियर है? एक चीज हो, जो हम ये पैकिंग यूज करते हैं ना, जैसे चिप्स वगैरह हम ये जो यूज करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। क्लियर? उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसे मोर देन 1 डेज 10 डेज हम उसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने रेंसिडिटी की बात की, ऐसे ही हमारे पास एक और चीज आ जाती है, एक और प्रोसेस आ जाता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्मेंटेशन। क्लियर? ये फर्मेंटेशन क्या होता है, ये भी फूड के रिलेटेड ही आती है।
देखो इसमें क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होते हैं ना, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सिंपलर ऑर्गेनिक फूड में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यानी कि कम्प्लेक्स फूड से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की इसमें फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन ये खुद पे खुद ऐसा नहीं होते, ठीक है, मतलब खुद उठ के कम्प्लेक्स से सिंपल ये कभी नहीं जा सकते, ये जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। और इसमें अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात करें, कोई भी यीस्ट या कोई ना कोई बैक्टीरिया जो होता है, जो क्या करता है, इनको कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की मिल्क से कर्ड का बनना। मिल्क से कर्ड जो बन रहा है, अब इसमें जो बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है वो कौन सा है, लैक्टोबैसिली, ठीक है। ये कैसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और ये प्रोसेस जो है ये कौन सा होता है, पास्चराइजेशन। इस प्रोसेस को हम जानते हैं पास्चराइजेशन। यानी कि पास्चराइजेशन क्या प्रोसेस है, ये वो है जहां पर मिल्क से हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क जो होती है, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, इससे पहले जो हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, कौन कौन सी, रेंसिडिटी और करोजन के बारे में बात की थी, वहां पर हमने कहा था वो कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज हीट इज इवॉल्व्ड। इसमें क्या होता है, हीट इज इवॉल्व्ड। क्लियर। जब भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं, जैसे केक बेकिंग कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन और मीथेन भी स्मॉल अमाउंट में क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है। लेकिन जो ये क्या नाम है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है, यानी कि रिलीज होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर। जैसे हमने मिल्क की बात की, इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है शुगर केन, और एक है ग्लूकोज। शुगर केन से वाइन और विनेगर का बनना, ये भी ऐसे नहीं बनता है, यीस्ट की हेल्प से बनता है। और ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल का बनना भी यीस्ट से ही होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि हमारी डे टू डे लाइफ में या हमारी डेली लाइफ में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से वर्क करती है। अब ना इन्हीं के बेसिस पे जो हमने ये बात की, फर्मेंटेशन, करोजन और रेंसिडिटी के बारे में बात की, इनके बेसिस पे ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फर्मेंटेशन, करोजन एंड रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज, रस्टिंग ऑफ आयरन एक फिजिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, या एक ये मिक्सचर है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो वो कैसे होती है, क्या वहां पर डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर। करोजन के एग्जांपल बताओ। सिल्वर पर हमने पढ़ा था ब्लैक कोटिंग, कॉपर की ग्रीन कोटिंग, आयरन की ब्राउन कोटिंग, एंड आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये चारों के चारों जो होते हैं ये क्या है, करोजन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आयरन शीट kept in the moist air covered with rust, और the rust is, अब जो रस्ट है ये किसका मिक्सचर है, जब भी हम आयरन को क्या करते हैं, मॉइस्ट एयर में रखते हैं, वहां पे ऑक्सीजन भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, प्लस आयरन तो है ही है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या, ये एक एलिमेंट है नहीं, कंपाउंड है नहीं, ये एक मिक्सचर है। और मिक्सचर किसका आएगा, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। क्लियर। ऑन रस्टिंग इन द आयरन, जब भी आयरन की रस्टिंग होती है, क्या उसका वेट इंक्रीज करता है या वेट उसका डिक्रीज करता है, क्या कोई भी चेंज नहीं होता या उसके वेट में चेंज आता है। देखो जब भी क्या होता है, रस्टिंग होती है आयरन की, आयरन के ऊपर क्या होता है, हवा से ऑक्सीजन आ जाती है, तो वो आयरन ऑक्साइड बना देता है। पहले सिर्फ वो एक आयरन था, अब वो आयरन ऑक्साइड बन गया, तो यानी कि यहाँ इसका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गैल्वेनाइजेशन में हम कौन से मेटल का यूज करते हैं फॉर कोटिंग, दैट इज द जिंक। क्लियर। ये प्रिवेंशन ऑफ करोजन में आता है। पास्चराइजेशन इज रिलेटेड टू, पास्चराइजेशन क्या होता है, हमने फर्मेंटेशन में पढ़ा था कि मिल्क से कर्ड बनना फर्मेंटेशन के दौरान, दैट मींस फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन यही है। प्रोसेस बाय व्हिच द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड इज फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या है, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है नोबल मेटल, नोबल मेटल्स आर प्लेटिनियम, सिल्वर या फिर गोल्ड। कौन से हैं यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। हमने पढ़ा था ना कि प्लेटिनियम, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ये कभी भी करोजन शो नहीं करते, और इन तीनों को हम कहते हैं नोबल मेटल्स। अब एक चीज और, यहाँ पर हमने बात की जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर, तो ठीक है,
क्या ये जो ब्रॉन्ज है ये एक मेटल है? नहीं, ब्रॉन्ज एक एलॉय है। ये क्या है? एलॉय। और ये किसका मिक्सचर है? कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर है। क्लियर? कॉपर प्लस टिन ने मिलकर क्या बना दिया? ब्रॉन्ज बना दिया। क्लियर? अब ना इसी तरह से कुछ और आपको एलॉय देखने को मिलते हैं। मैं एक बार आपको एलॉय के बारे में भी बता देती हूँ। अब देखो ये कुछ एलॉयज हैं, और एलॉयज क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ये क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कौन से हो गए? यानी कि जहां पर क्या होता है, दो मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल, या फिर कोई नॉन मेटल, या मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं। क्लियर है? अब ये होमोजेनियस मिक्सचर की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की ब्रास की। ब्रास एक एलॉय है जो कॉपर और जिंक मिलकर बनाते हैं। ब्रॉन्ज एक ऐसा एलॉय है जहां पर कॉपर और टिन मिलकर बनाते हैं। सोल्डर एक ऐसा एलॉय है जहां पर लेड और टिन मिलकर बनाते हैं। एमलगम, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है ये एमलगम। अब ये इंपॉर्टेंट किस तरह से है? इस यहाँ पर एमलगम में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि एमलगम क्या है। एमलगम में आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर चीफ एलिमेंट कौन सा इसमें यूज किया जाता है, दैट इज द मरकरी। प्लस कोई भी इसमें हम दूसरा मेटल, एनी अदर मेटल हम ले सकते हो। मेटल एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, और वो मिलकर बनाता है एमलगम। यानी कि यहाँ पर चीफ एलिमेंट जो होता है वो हमारा कौन सा आ जाता है? मरकरी। मतलब मरकरी ने होना ही होना है, एमलगम के साथ मरकरी ने होना ही होना है। प्लस इसके साथ कोई और मेटल भी आ सकता है, जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट है एलॉयज ऑफ गोल्ड, जहां पर हम कहते हैं सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर एलॉयज की बात कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम अपना फाइनली जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, नीड्स टाइप्स था, वो हम कंप्लीट करते हैं। क्लियर? और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे जो कि हमारा एसएसबी का ही होगा। क्लियर? एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहोगी। थैंक यू सो मच।